Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Starting with our new lecture, so today we will also discuss one drug of anti-hyperlipidemia, which is bile acid sequester or bile acid resins. So bile acid sequestrant is a combination of two words, bile acid and sequestrant. So sequestrant means stop or silence. So बाइल एसिड स्टॉपर और बाइल एसिड साइलेंसर, ये साइलेंसर वो नहीं है जो बाइक्स में लगता है। बेसिकली अब ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी किसी भी तरीके से बाइल एसिड के साथ। सो हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखते हैं। हमारे पास इन ड्रग्स के एग्जांपल में है कोलेस्टायरामीन और कोलेस्टिपोल। ये जो ड्रग्स होती हैं आपके पास, ये क्या करेंगी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज़ कर देंगी। और बेसिकली अभी हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, बाइल एसिड रेजिन्स भी कहलाती हैं। तो ये रेजिन का वर्ड आप पहले ही जानते होंगे। रेजिन्स बेसिकली आपके पास क्या होता है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और जब ये इनसॉल्युबल होते हैं तो ये रीअब्जॉर्ब भी नहीं होते। अब ये वाली जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, बाइल एसिड के साथ बाइंड कर जाती हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, कैट आयनिक रेजिन्स होते हैं। सो जो बाइल एसिड या बाइल सॉल्ट होंगे उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ ये कैट आयनिक रेजिन्स बाइंड कर जाएंगी और इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। सो ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बाइल सॉल्ट और एसिड के साथ बाइंड करती हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बनाई गई है और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लेकर। सो हमारे पास पहली डायग्राम जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये लीवर है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे इंटेस्टाइन है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे पास बाइल सॉल्ट्स और एसिड्स होते हैं ये लीवर के पास जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें स्टोर होते हैं। प्रोड्यूस तो लीवर में होते हैं लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं, गॉल ब्लैडर में होते हैं, और वहाँ से इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और वहाँ से वापस रीअब्जॉर्ब होकर गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाते हैं। अब हमारे पास ये जो लीवर है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल से बाइल सॉल्ट और एसिड की सिंथेसिस हो रही है। सिंथेसिस होने के बाद ये आपके पास क्या है, इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहाँ पर बाइल एसिड और सॉल्ट अपना एक्शन परफॉर्म करके वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे गॉल ब्लैडर और लिवर में। अब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसी टाइम पर क्या है, हाइपरलिपिडीमिया भी है पेशेंट को, लेकिन कैसा है, अनट्रीटेड, अभी ट्रीट नहीं किया गया। सो जब हम बाइल एसिड रेजिन्स देते हैं सो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कि ये ट्रीटेड हाइपरलिपिडीमिया है। सो यहाँ पर हमारे पास इंटेस्टाइन में क्या है, बाइल एसिड रेजिन्स ड्रग्स आ रही हैं, और यहाँ पर हमारे पास लीवर से बाइल एसिड और सॉल्ट आए हैं। यहाँ पर ये जो ड्रग्स होंगी क्या कर जाएंगी, बाइंड कर जाएंगी बाइल एसिड और सॉल्ट के साथ, और क्या फॉर्म करेंगी, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगी जो कि वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता। सो ये क्या करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन बाइल सॉल्ट और एसिड की उनको इनहिबिट कर देती हैं। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आपके पास फीसिस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। अब जब आपके पास बाइल सॉल्ट और एसिड की रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, सो इस कंडीशन में क्या होगा कि लीवर के हेपेटोसाइट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और जो कोलेस्ट्रॉल उनके पास है वो उसको यूज़ करके और बाइल सॉल्ट और एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर जब ये कोलेस्ट्रॉल यूज़ हो रहा है सो इसका क्या है, अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम होगा सो हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर में हम पढ़ चुके थे कि क्या हो जाएगा, सिग्नल्स जाएंगे और LDL रिसेप्टर्स की फॉर्मेशन होगी, और उस तरह LDL भी अपटेक कर लिया जाता है सीरम में से। सो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली हमारे पास बाइल एसिड रेजिन्स क्या है कि बाइंड करती हैं बाइल एसिड और सॉल्ट के साथ। खुद कैसी होती हैं, कैटाइनिक होती हैं, लेकिन जब सॉल्ट और एसिड के साथ बाइंड करेंगी तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगे और क्या फॉर्म करती हैं, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, जो कि अगेन रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता लिवर में, गॉल ब्लैडर में, और स्टोर नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास बाइल एसिड और सॉल्ट की कमी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जब ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो इन्हें और चाहिए इंटेस्टाइन में भेजने के लिए, और क्या हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हम कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। सो ये जो लेस कंसंट्रेशन होगी आपके पास सॉल्ट और एसिड की, ये ट्रिगर कर देगी कोलेस्ट्रॉल को कि वो सिंथेसाइज करे और बाइल एसिड और सॉल्ट को। सो हेपेटोसाइट्स कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल
टू बाइल एसिड एंड सॉल्ट। जब ये कोलेस्ट्रॉल को एसिड और सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा आपके पास, तो इंट्रासेलुलर लेवल जो होगा कोलेस्ट्रॉल का वो डिक्रीज़ हो जाएगा और ये इंक्रीज़ कर देगा हेपेटिक अपटेक ऑफ LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द प्लाज्मा। सो अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये हमारे पास LDL का लेवल भी डिक्रीज़ कर देंगे और कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो यहाँ पर यूज़ होने की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा। और क्या होगा आपके पास, इस तरह हाइपरलिपिडीमिया की जो कंडीशन है बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी और आपके पास नॉर्मल लेवल आ जाएगा इनका। अब बाइल एसिड रीजन्स के थेराप्यूटिक यूज़ फार्माकोकाइनेटिक्स को देख लेते हैं। सो जो इनका थेराप्यूटिक यूज़ है वो क्या है कि इन्हें यूज़ किया जाता है टू ट्रीट टाइप 2A एंड 2B हाइपरलिपिडीमिया। और हमारे पास कोलेस्टायरामीन जो है बेसिकली ये यूज़ होती है टू रिलीव प्यूराइटिस केस्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द बाइल एसिड। अब बाइल एसिड की एक्यूमुलेशन उस टाइम पर होगी जब कोई किसी भी डक के अंदर जो कि बाइल को लेकर आ रही है और लेकर जा रही है उसके अंदर क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। सो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, बाइल एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी और इसके रिलीफ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोलेस्टायरामीन। फार्माकोकाइनेटिक इनकी बहुत सिंपल है। बेसिकली बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट क्या है आपके पास, इनसॉल्युबल है वाटर में, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका और ये हमारे पास ऑल्टर नहीं हो सकती इंटेस्टाइनल एंजाइम से। सो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जब हम उन्हें ओरली देते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टमक या फिर इंटेस्टाइन के एंजाइम्स की वजह से डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, लेकिन ये ऑल्टर नहीं होती। और क्या हो जाता है, जब ये ऑल्टर नहीं होती तो बाइल एसिड या सॉल्ट के साथ बाइंड होने के बाद आपके पास इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है और वो हमारे पास एक्सक्रीट हो जाता है फीसिस में। इस तरह से रिडक्शन हो जाती है बाइल एसिड और सॉल्ट में। इनके एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि अब ये हमारे पास इंटेस्टाइन में काम कर रही हैं, GI ट्रैक में, सो इनके एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादातर वहीं पर होते हैं। सो पहला एडवर्स इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का रीज़न ये होता है क्योंकि हमारे पास ये बाइंड करके इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रही हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है। सो उसके पास होने में थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, सो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा नोज़िया होता है, फ्लैटुलेंस है आपके पास, और ये जो हमारे पास बाइल एसिड रीजन्स हैं ये इंटरफेयर करती हैं और भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन के साथ। वजह ये है कि ये एक तरह से आपके पास बाइल एसिड से बाइंड हो रही हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये कुछ और ड्रग्स के साथ भी बाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो उन ड्रग्स में आपके पास डाइजॉक्सिन है, वारफेरिन है और विटामिन A, D और E, K। इसके अलावा ये हमारे पास इसका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है कि ये इंक्रीज़ कर देती हैं लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड और कभी कभी इनकी वजह से क्या होता है, चॉकिंग भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारे पास कोलेस्टायरामीन है ये हमारे पास चौकी सब्सटेंस की फॉर्म में आती है तो इसकी वजह से चॉकिंग भी हो सकती है। अब इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन सिंपल है कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल ऑलरेडी इंक्रीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया का केस है, सो हम उसमें बाइल एसिड रीजन्स नहीं देते हैं कि इंक्रीज़ ऑलरेडी उनके अंदर इंक्रीज़ लेवल है ट्राइग्लिसराइड का। सो हम ये वाली जो आपके पास ड्रग की क्लास है इसे नहीं देते हैं ड्यूरिंग इंक्रीज लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। सो आज का लेक्चर भी यहीं तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नियासिन या निकोटिनिक एसिड्स करेंगे। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द लिंक। थैंक यू।